topic of critical importance, climate change and biodiversity. Climate change is happening and it is a present reality, and its impact on biodiversity is evident across the globe. We are witnessing rising temperatures, extreme weather events such as we saw in Uttarakhand, Punjab, Rajasthan. We are also seeing habitat loss and a decline in species. All of this demand our immediate attention. This webinar will provide a platform to explore these connections, share research, and discuss sustainable conservation strategies to protect our planet's ecological balance. Now, I would like to invite our respected principal and patron, respected Dr. Renu Rajesh Madam, to deliver the welcome speech. Madam. थैंक यू डॉक्टर दीक्षा। आज हम लोग यहाँ इस मंच पर हमारे महाविद्यालय में जो वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है उसके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की ये मंशा रहती है कि जो हमारे बर्निंग टॉपिक्स हैं उन पर सभी महाविद्यालयों को जोड़कर एक डिस्कशन का फोरम तैयार किया जाए, और इसका सबसे अच्छा जरिया जो है वो वेबिनार है। ये सभी को निर्देशित किया गया, दिशा निर्देश दिए गए कि सभी लोग वेबिनार अपने अपने कॉलेजेस में अरेंज करें। कुछ टॉपिक्स हमको दिए गए थे जिसमें से एक बर्निंग टॉपिक जो कि क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी है, हम लोगों ने चूज किया था। इस फोरम पर इस वेबिनार के लिए हमारे संभाग के, हमारे डिवीजन के एडी महोदय डॉक्टर कुमार रत्नम, जो कि महाविद्यालय को और केवल हमारे महाविद्यालय को नहीं बल्कि पूरे संभाग के महाविद्यालयों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, एनकरेज करते रहते हैं। साथ ही हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, आज के दोनों एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। डॉक्टर डीके शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर डीसी शर्मा हमारे साथ 12:45 पर जुड़ेंगे। अभी किसी अदर प्रोग्राम में वो बिजी हैं, तो वहां से फ्री होते ही वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, एक अच्छा रिस्पांस हमें मिला है रजिस्ट्रेशन में। अराउंड 350 रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो गए हैं, और अभी भी जैसे हमारे इस वेबिनार में, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर लगातार जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे एडी महोदय, हमारे एमिनेंट स्पीकर्स आज जो भी कुछ अपने यहाँ विचार रखेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, उससे हम और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स लाभान्वित होंगे। एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, हम सभी इस चीज को फील कर रहे हैं। पहले एक सेट टाइम होता था कि कब सर्दी आएगी, कब गर्मी होगी, कब बरसात होगी, लेकिन अब सभी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। पता नहीं चलता कब बारिश, कब बाढ़ हो जा रही है, कब लैंडस्लाइड हो जा रही है। तो ये, और इसका जो सीधा इफेक्ट पड़ता है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी पर भी पड़ता है। तो इसी टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और मैं सभी का यहाँ पर वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, और ये उम्मीद रखती हूँ कि हमने जो टॉपिक चुना है और हमने जो ये आज यहाँ पर वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है, इससे हम सभी लाभान्वित होंगे। ओवर टू डॉक्टर दीक्षा भट्ट। Thank you so much, ma'am, for your warm welcome. It is a great honor for us to have Dr. Kumar Ratnam with us today. He is serving as the Additional Director of Gwalior Chambal Division in Higher Education. He is also the Chairman of Board of Studies in Subject History in Jivaji University, Gwalior, and he has received the gold medal for his MPhil from Meerut University. Sir has authored 15 books and also has served as a member secretary for the Indian Council of Historical Research, Ministry of Education, Government of India. Sir, I now invite you to please address the gathering. Over to you, sir. Thank you, Dr. Diksha. Undoubtedly, it is a very great moment for me, particularly personally, as my elder sister, lovely sister, and the principal of the college, जो मुझे बहुत डांटती भी है. At the same time, I am in 3 webinars. 2 laptops are also open over here, and that's why I joined here on the mobile.
First of all, I must be thankful to Professor Dr. D.K. Sharma ji, my lovely friend, and I'm very happy to see his face on this webinar. I am very much sure into my mind the words of Dr. D.K. Sharma and the Dr. D.C. Sharma will be very important, significant, relevant in this webinar. The contribution of the both the scholarly lectures on the topic will contributed a lot to the Department of Higher Education. Heartiest thanks to Dr. D.K. Sharma ji and Dr. D.C. Sharma ji. Though D.C. Sharma ji is not there, I hope that Madam will convey my words to Dr. D.C. Sharma sir. I am here, Dr. Ratnam. I am here. Oh, sir, I'm great. I salute you, sir. Thank you, sir. I will join. I have come just Yeah, it's a wonderful. I was informed that you will join at 45 anyway. So I won't take us more time. I declare this webinar open for the discussion and over to Dr. Diksha to continue this wonderful event. Thank you Thank you very so much, much. everybody, teachers, students, and all the faculty members. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for your always inspiring words. Yeah, so to begin our academic session, I can hear somebody's mic is on. I request kindly mute yourself. Yeah, thank you so much. So to begin our academic session with divine blessings, I request our technical team to kindly play Saraswati Vandana. या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. All right. So let us start our first session. The speaker of our first session is Dr. D.K. Sharma. I welcome you, sir. And for the participants, let me take you through his brief introduction. He is a professor and principal scientist at the prestigious Indian Agricultural Research Institute, IARI, New Delhi. He holds a PhD in botany with specialization in cytogenetics from CCS University, Meerut. He was awarded the Commonwealth Academic Staff Fellowship and worked as a research fellow at the University of Glasgow, UK. He is an expert member for several national bodies like CPCB, DST, and ICAR for environmental matters. He has been teaching at IARI since 2002 and has more than 140 research publications to his name. He is a recipient of many awards, including Young Scientist Award and Eminent Scientist Award. Sir, I invite you to please deliver your lecture. Over to you, sir. Thank you. Thank you so much, Diksha ji, for your nice words. I'm just sharing my... Okay. Show my screen. Whether it is visible in full slide mode? No, sir, it's not in full slide mode right now. No.
Stop sharing. The presentation. Stop share. अब से PPT पे जाके मुझे PPT में लिखा ये इसको डबल क्लिक वहाँ से स्लाइड शो कर दीजिए. now it is full slide mode. Sir, it's not currently in full slide mode, but I think this will also do. It's clearly visible. Yeah, it's visible, but it's not in full screen mode. Okay, presentation mode you can apply, sir. Then it is open. Presentation mode, where it is. Slideshow full screen that. Just a minute. Now it is coming. Yes, sir. Okay. Please go ahead, sir. Thank you. It is full slide show, na? It's not Okay. yet, but yet, from sir, it beginning- will do. Yes. Okay. Thank you so much. Sorry for delay. Okay. Yeah. Honorable Ratnam sir, Honorable Renu ma'am, principal, and this organizer of this particular program, Dr. Diksha Bhatt ji, the convener of this particular program, all the faculty members and dear students, because students are very, very important part of our, this particular webinar. So all is for the student. I was told that, okay, students will be there for BSc, and I think MSc students will be also joining. So my topic for today's discussion is biodiversity, the concept, components, significance, challenges, and what are the legal framework available in our country to protect biodiversity. As Diksha ji told, that biodiversity is very, very important. And the topic of today's webinar is very, very apt because we are discussing climate change and biodiversity. So I will be discussing in brief also how climate change is affecting biodiversity and why biodiversity is very, very important, and for the particular student community. So first of all, what kind of major environmental issues we are facing today? Number one is increasing pollution load in the environment, deteriorating soil, water, and air quality. All will agree, during winter times, the air quality is really deteriorating. And then decreasing crop yield, quality, and farm income. This is a great concern for everybody. And then adverse impacts on human health. So what kind of air we are breathing? So please go ahead. No? Okay. So we were discussing the major environmental issues which we are facing nowadays, like increasing pollution load in the environment, deteriorating soil, water, and air quality, decreasing crop yield, quality, and farm income, adverse impact on human health. And then the last one is deteriorating soil fertility and biodiversity loss. So these are the major environmental concerns which we are facing. So coming to what are the major global problems we are facing: overpopulation, nutrient deficiency, and climate change. So this particular today's webinar is highlighting all the impact of how climate change is impacting the biodiversity. And then so if you see that in 1950, the Earth population was only 2 billion people. In 1999, 6 billion people was there. In 2025, more than 8 billion people are there. And if you compare that, how this 1 hectare land is supporting how many populations, how much people they are supporting. In 1960, 1 hectare land was supporting 2 people. They were just feeding 2 people. In 1995, 1 hectare has to feed 4 people. In 2025, 1 hectare to feed 5 people. So this is the real strain on the bio carrying capacity of our Earth system. So coming to that, how this climate change and biodiversity, climate is impacting the food security, and in turn also the biodiversity is also very, very integral part of our food security. If biodiversity is not there, we cannot secure the food for our countrymen. So what is the definition of food security? Is people are food secure when all people at all times have physical, economical,
access to sufficient, safe, and nutritious food to maintain a good state of health. So the very important component of food security is access. Suppose if you have all, access and accessibility, and then you need to assimilate the nutrients whatever you are taking. So food availability, food access, food stability, and resilience, and food utilization. Say for example, if you have economic access, everything, but you are not having clean drinking water, so all will be wiped out. There is no food security. So this, if you see that hunger was the big story in India before 1960. Before 1947, Indian history was repeated with famine, drought, and food shortage. Between 1777 to 1880, as many as 27 food scarcities and famines. जो हम बोलते हैं ना, अकाल पड़ता था उस समय. Or at least 20 million people were lost in about 20 famines that had struck since 1850. हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि अमेरिका से जो रेड, क्या बोलते हैं, PL40 स्कीम के तहत एक लाल रंग का जो अनाज आता था, जो वो अपने पशुओं को खिलाते थे, बहुत ही शर्मनाक स्थिति थी. और उस समय हमारी जो प्रधानमंत्री थी, वो जब वहां पे गई, तो उनको बहुत बुरा महसूस हुआ कि भाई हम ये जानवरों को खिलाते हैं, वो हम अपने देशवासियों को खिलाते हैं. तो उन्होंने उस समय की जो तत्कालीन हमारे जो डायरेक्टर जनरल थे, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, जिनको भारत रत्न भी मिला है, उनको बुलाया कि क्या हम इस स्थिति से पीछे हट सकते हैं. और उसके बाद में देखिए, मेकर, साइंटिस्ट और पूरा का पूरा फार्मर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड सिक्योरिटी मिशन. तो उन्होंने निश्चय किया कि हाँ भाई, हमको बुलाना है. अगर आप देखेंगे, जो ड्वार्फ वेराइटीज थी नॉर्मल बॉर्लो में जो डेवलप की थी, वो बहुत सारे देशों में गई, अफ्रीका के देशों में गई, और भी बहुत सारे एशियन देशों में गई. लेकिन जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, वो हमारे देश में ही क्यों हुई? इसका कारण यह है कि हमारे यहाँ सिनर्जी थी. Synergy between policymakers, synergy between scientists, and synergy between the farming community. Whatever scientists was telling, the farmers were in toto, they were adopting all these things. So this is the state of food security scenario of India. India has 29% of the undernourished people. We have 49% of world underweight children. India has 34% of the world stunted children, and every fourth person in India lives below the poverty line. This is very, very, bad situation. So we are working to reverse all this kind of situation. So if you see that how climate change is impacting agriculture, why climate change is a very important issue as far as agriculture is concerned, because we are directly related to the agriculture. Our GHG emissions, greenhouse gas emissions, is increasing. This is for the information of the student community. We have nitrous oxide, methane, carbon dioxide, and chlorofluorocarbons. These are the greenhouse gases. Okay, the methane gas is coming when we are growing rice, like puddled rice. We are just filling the water in the rice, so a lot of methane is coming out. And then the slow adoption of climate resilient technologies, because there is a cost involved when we are adopting these climate resilient technologies. Cost is involved. And then lack of agreement on policy at national and international level. So there is always argument between developing and developed nations. So developing nations are telling that, okay, this is the historic responsibility of developed nation to pay back, because the developed nation, they are having all technology, they are very rich country. So they should support the developing nation as far as research is concerned, as far as funding is concerned, but they are not doing that. And this joint research and developmental activities, sometimes our research is pointing somewhere other, and the developmental activities are not related to the climate change. And then inadequate exposure of researchers and policymakers. So sometimes our researchers are not exposed to climate change aspect, biodiversity aspect, because now our focus was food security. So we were just doing through the intensive agriculture, we are just producing more and more food. So now comes the stage of nutrition security, food security, where food security will not help. So ultimately we should have minerals, protein, and vitamins. So now our honorable Prime Minister is focusing on nutrition security and doubling farmers' income as well. So if you just see that concerns of climate change, ma'am, am I okay if I use Hindi words in between? Yeah, perfectly Then, fine, ma'am? sir. Hindi will, yeah. Okay. Because the BS students are also there. So IPCC 6th assessment reports tell that, okay, climate widespread, rapid, and intensifying.
हम लोग पहले क्या कहते थे, ना ये क्लाइमेट चेंज ऐसी एक ख्वाब है, ये नहीं हो सकता, ये तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन नाउ एवरीबॉडी रिकॉग्नाइज दैट climate change is a real threat and it is a reality now. And it will cross 1.5 degree centigrade line by 2040. And already we have crossed this. And then in United Nations Secretary General Antonio Guterres in November 2021, उन्होंने कहा था, either we stop it or it will stop us. Time to say enough. जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमको प्रयत्न करने, हमसे मतलब पूरे विश्व समुदाय को, द वर्ल्ड कम्युनिटी, बिकॉज एडिक्शन टू फॉसिल फ्यूल इज पुशिंग ह्यूमैनिटी टू द ब्रिंक. हमको हम जो फॉसिल फ्यूल की तरफ जो हमारा जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, वो हमको एक आपदा की तरफ धीरे धीरे ढकेल रहा है. तो क्लाइमेट चेंज के लिए क्या जिम्मेदार है? फॉसिल फ्यूल, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, दीज आर ऑल फैक्टर्स विच इज pushing us to the brink. So this is the climate change is aggravating every year, like global mean temperature increased by 1.1 degree centigrade. Season is shifting, rainfall variability, cyclones are becoming fierce and more frequent. पहले भी होता था बारिश, लेकिन अगर आप देखें बारिश तो नहीं है. अगर आप चाहे मध्य प्रदेश में देखें, चाहे उत्तर प्रदेश में देखें, अगर हम देखें दिल्ली में बारिश लगभग 800 मिलीमीटर ही होती है, लेकिन पहले जो बारिश होती थी लगभग 90 दिन में डिस्ट्रीब्यूट होती थी. लेकिन अभी क्या है, वो बारिश 50-60 दिन में जाती है. इस साल बारिश बढ़ेगी और उसकी एकदम फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. अभी आप देखेंगे पहाड़ों पर किस तरह से लैंडस्लाइड्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपदाएं बढ़ रही हैं. चाहे हिमाचल की बात करें, में लैंडस्लाइड हुआ था, चाहे आप हिमाचल उत्तराखंड की बात करें, तो ये सब चीजें बढ़ती जा रही है धीरे धीरे. तो देयर इज एक मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि भाई ये जो हम जो ग्रीन हाउस गैसेज पंप करते हैं एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड की हाफ लाइफ है 120 साल, मीथेन की लगभग 10.5 साल है, नाइट्रस ऑक्साइड जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है वो 114 साल तक रहता है, और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो 500 साल से भी ज्यादा रहता है. अगर हम देखें कि ये जो पूरा जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, एक पूरे विश्व की एक साझी विरासत है. तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने उसमें आवश्यकता से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया, तो इसको बोलते हैं हिस्टोरिक रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो अब क्या है, जो विकसित देश हैं लाइक इंडिया, ब्राजील, चाइना, तो दे नीड टू डेवलप फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, दे नीड टू मीट मोर एंड मोर CO2. सो अगर हम देखें हु इज रेस्पॉन्सिबल एंड हु सफर्स, ऑक्यूपेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड स्पेस बाय कंट्रीज. अगर हम देखें कि जो कार्बन का जो वायुमंडल में स्पेस है, उसमें चाइना का कंट्रीब्यूशन 28%, USA का है 15%, इंडिया का है 7%, रशिया फेडरेशन का है 5%, जापान का है 3% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 42%. अगर हम देखें पर कैपिटा, अगर प्रति व्यक्ति का योगदान कितना है इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाने में, तो सऊदी अरब का है 18.5%, नहीं 18.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर पर्सन दे आर इमिटिंग. यानी कि सऊदी अरेबिया का एक आदमी 18.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहा है. अमेरिका का 16.6 किलोग्राम टन, रशिया का 11.7 टन, जापान का 9.1 टन, चाइना 7.1 एंड इंडिया 2.0 यानी 2 टन. बट दिस हैज इंक्रीज just 5-6 days before a report came. It talks about that India's emission per person has increased to 3 tons per capita. So these are, ये जो हमारी जो खाने पीने की आदतें हैं वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं. अगर हम देखें जो वेजिटेरियन डाइट है यानी शाकाहारी डाइट है, इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो लगभग 550 पौने 600 है. लेकिन अगर हम शाकाहार के साथ में अंडा भी खाएंगे तो वो 700 पहुंच जाता है. जो नॉन वेजिटेरियन चिकन हम करेंगे तो वो लगभग 750 के आसपास आता है. अगर हम लेक्टो वेजिटेरियन, हम लोग क्या करते हैं दूध दही, तो उसमें भी वो बढ़ जाता है, वो 750 की तरफ पहुंच जाता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल. लेकिन अगर हम मटन जो का हम सेवन करते हैं तो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा है. यानी कि जो मांसाहार है वो हमारी पृथ्वी के लिए भी हानिकारक है. तो अगर हम बात करें माननीय प्रधानमंत्री, जो हमने इंडिया पंचामृत कमिटमेंट इन COP26 ग्लासगो में जो हुआ था, अभी जो 30 COP30 होने वाला है, लेकिन COP2030 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जो वी नीड टू रिड्यूस अवर emission intensity by 45%, draw 50% of energy from renewable sources, raise non-fossil fuel based energy capacity to 500 gigawatts and cut carbon emission by 1 billion ton. And then we all know that by 2030 we need to attain net zero emission or carbon neutrality. So these are our commitment at
COP26. In the Paris Agreement, this is for the community. In the Paris community, Paris Agreement 2015, every country has some commitment. This is known as INDC, Intended Nationally Determined Contributions. Because we are sovereign country, every country is a sovereign country, so nobody can pressurize, okay, you need to do this much of a mission. So the country are coming forward, okay, as the India has said, okay, by 2070 will be net zero mission. Similarly, different countries have put their plan for zero emission. So now this we discussed about the climate change. Biodiversity is raw material for the development of the food security. In the simple term, the existence of a number of different kinds of animals and plants which together make a good, healthy environment. Can define genetic diversity, which is genes, species diversity, different species, and eco. These are various Sir, components. sorry to interrupt, but your voice, sir. Yeah. Sir, sorry to interrupt. Yeah. Your voice is breaking. I think you're having a network issue. Okay, because in the room now this connectivity is there because we have just hotspot. But the pictures are coming properly. Yeah, pictures are clear, sir. Only your voice is not proper. Okay. Yeah. I'm really sorry with this. No, that's okay. These are technical I already problems. discussed it. Yeah. So we have discussed the genetic diversity, ecosystem diversity. These are components. And another important aspect is biodiversity hotspots. So biodiversity hotspots, also known as biological hotspot. In India, we are having 4 biological hotspots, like Eastern Himalayas, Western Ghats, Indo-German, and then Sundaland. So these are biodiversity hotspots. So these hotspots are having very high, risk of extinction, 35%. And then they are the source of endemic species. So, and we know that India is a mega diverse country with 2.4% of land area and 4% of water accounts and 7 to 8% of recorded species of the world. In India, more than 45,000 species of plants and 91,000 species of animals have been documented so far. So India is one of the 17 mega biodiversity countries in the world. So the extent of protected in our country, the network of protected area presently covers more than 4.7% of the country's total land area. So we have 107 national park, 574 wildlife sanctuaries, 93, very recently 2 has also added 93 Ramsar wetland site, 18 biosphere reserve. India also has areas declared as part of the International Bird Area Network. And then we have more than 14,000 sacred groves, which has been documented, and they sacred groves also played a very, very significant role in biodiversity preservation and conservation. So every month, we are celebrating International Day for Biological Diversity to create awareness regarding biodiversity globally. Then every year they choose a theme. The theme for 2019 was our biodiversity, our food, our health. Because in our, the Hippocrates once said that let food be thy medicine and medicine be thy food. So the biodiversity is the source of food and also it restores our health. In the theme for International Biodiversity Day 2020 was our solutions are in nature. Whatever problems we are having, our solutions are in nature. Then in 2021, the theme was we are part of the solution for nature. And 22 was theme was building a shared future for all life. It means that every species have it, should be protected and conserved with full integrity and dignity. The theme for 2023 was from agreement to action, build biodiversity. So I will discuss in the next slide that we have large number of agreements. The time came that we should do action and build back biodiversity. Whatever biodiversity we have lost, we should restore it. And then 2024, the theme was be part of the plan. This was the theme, call to action for the stakeholders. Yani we should have a plan. Everybody should be the stakeholder.
It is not only the duty of scientists or country, everybody, every citizen should be the part for the biodiversity and conservation. And theme for this year was harmony with nature and sustainable development. Okay. So we are talking about harmony with nature. We should not, fighting with nature. We should live in harmony with nature and sustainable development. And sustainable development, we have different goals. Sustainable development goal in the world community, they are focusing on sustainable development. So development which is the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet their own demands and needs. The first So the word sustainable development for the first time came into the limelight in a report, Our Common Future, in 1987. In 1987, the all ecologists and world leaders they sit together and decided, okay, what kind of development we are having, whether this kind of development is able to sustain us. So they come to conclusion that this kind of development is not going to help us. So they coined the term sustainable development, the development which meets the need of present generation without compromising the ability of future generation to meet the demand. So this is a buzzword nowadays. So this is a very picture. The pollination by honeybees in the apple orchards. The population has declined in Ladakh, Himachal Pradesh, and Kashmir. So now they are in Ladakh region, they are manually doing. So this is the very, very important ecosystem services provided by the honeybees. So the cost of cultivation is increasing, and when the apple orchards is pollinated by honeybees, the yield is more, the quality is more. So this is very, very important aspect. So honeybees are the very, very integral part of the biodiversity. Similarly, this Bhopal tragedy, you better know that endosulfan, all kind of pesticides are coming. So these are all related to our biodiversity. And another important aspect is vulture decline. हम बोलते हैं ना जो गिर खत्म हो गई पूरे पूरे एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, 95 vultures, 95% तक vultures खत्म हो गए. What is the reason? Is that okay, what is the ecological yes. We know that ecologically they are just cleaning and all these things, but there is a social role. Social ecosystems is also provided by vultures. Can any student guess? आज में क्या सेवाएं प्रदान करते हैं vultures? अगर vulture नहीं होंगे तो क्या होगा? The Parsi community, their final rituals is is affected by the type of vultures, because the Parsi community put their dead bodies on silent towers and they invite vultures. जैसे हम लोग जो सात पक्ष आता है ना, कौओं को बोलते हैं कि भाई आओ खाए, ऐसे ही जब वहां पे वो तो पूरी जो मृत शरीर है उसको एक टावर पे रख देते हैं और वो प्रार्थना करते हैं vultures से कि आप उसको खाइए तभी उनको मोक्ष मिलेगा. So when vultures are not there, their culture services, their rituals are also endangered. So that's why the international community has, the vultures revival program. Or in India also we are having vultures breeding center. In Nepal, with the help of IUCN, International Conservation of Nature and Natural Resources, so they have started a very unique program, Vultures Restaurant. In Vultures Restaurant, what they do, the क्या बोलते हैं स्वयंसेवक, वो क्या करते हैं, अगर किसी जगह पे एक कोई पशु है, वो जाते हैं उसके बजाय आप इनको ना डाइक्लोफेनेक दीजिए और इनको अल्टरनेट दीजिए. दिक्कत है डाइक्लोफेनेक इज वेरी वेरी चीप, 1 रुपए में 5-6 गोली मिल जाती है, लेकिन उसका अल्टरनेट जो रूरल पॉपुलेशन दे कैन नॉट अफोर्ड, तो वो उनको देते हैं. जब उसकी मृत्यु हो जाती है जानवर की, तो वो उसको करते हैं डाइक्लोफेनेक फ्री, लेकिन उससे वल्चर की पॉपुलेशन दोबारा रिवाइव हो. ऐसी भारत सरकार ने वल्चर ब्रीडिंग सेंटर बनाए वल्चर्स का पालन करते हैं. तो ये इस तरह से बायोडाइवर्सिटी का रोल है. एक देयर इज अनदर थिंग, डेड एज गुड. आपने कहावत सुनी होगी, डेड एज गुड, वो मॉरिशस फायर. This bird was very that particular cities, Mauritius. लेकिन मॉरिशस में
तो वो मांस पक्षी थे, तो वो अच्छा, क्योंकि डोडो पक्षी ने कभी उड़ने की जरूरत ही नहीं महसूस की, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे उनसे ना, तो उनके पंख इतनी तरह से विकसित नहीं हुए, तो वो उड़ नहीं पाते थे, सारा डंडे से उन्होंने मार मार के डोडो पक्षी को खत्म कर दिया। The very beautiful thing with dodo is there was a one tree species and it used to germinate when it passes through the gut of bird dodo. यानी कि जो डोडो पक्षी आपने देखा होगा ना, हमारे जितने भी बिल्डिंग्स है वहां पे पीपल बरगद उगते रहते हैं, वो सब पक्षियों की बदौलत है। ऐसे ही जो डोडो पक्षी था, जब वो पेड़ के बेल को खाता था, वो से निकलता था, तभी वो जर्मिनेट होता था। जब डोडो पक्षी खत्म हो गए तो वो पहले भी धीरे धीरे के प्रकार पे हो गया। लोगों ने बहुत कोशिश किया उसको रिवाइव करने के लिए, पुनर्जीवन करने के लिए, लेकिन इट इज वो अभी तक नहीं हो पाया है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो अगर देखें बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज फार एज बायोडाइवर्सिटी है। मैं आपको बताता हूँ कि जब 1992 में भारत ने कन्वेंशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे साइन किए, तो उनको क्या होता है कि अगर जब हम कोई अंतरराष्ट्रीय संधि करते हैं, अंतरराष्ट्रीय कानून पर साइन करते हैं, तो वी नीड टू क्रिएट द लॉ फॉर आवर कंट्री इटसेल्फ। जब हमने 92 में साइन किया कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो रियो में हुआ था, तो हमारे देश में कोई कानून नहीं था बायोडाइवर्सिटी से संबंधित। तो 2002 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया गया। तो उसमें सेक्शन 2B क्या कहता है, क्योंकि जो कानून है उसमें एक डेफिनेशन है, variability amongst living organisms and ecological practice of which they are part and includes diversity within species, between species and ecosystem. So there might question might be asked in UGC or NET exam under which section the Perfect. okay. So expanding human population, growing human needs, industrialization. So we need to protect our biological resources to satisfy not only the needs of the present generation, but also need for the future generation. So objectives of conservation is to maintain ecological processes, life support system, to preserve biological diversity, to manage sustainable use of biological resources. So these are the objectives of CBD as well as our Biological Diversity Act. Conservation of what? Soil, water conservation, conservation of forest, conservation of wildlife, conservation of rare species, conservation of pure genetic pool, conservation of minerals, and conservation of biodiversity. So, dear students, we have two modes of conservation: in situ conservation and ex situ conservation. So, in situ conservation means when we are conserving it as in the natural habitat, naturally, and ex situ outside the natural habitats. Examples are seed storage, low temperature cryopreservation, and in situ conservation example is protected areas, biosphere reserve, and national park. So these are different international initiatives as far as biodiversity is concerned. UNEP, Intergovernment Panel, Nairobi Conference for the Adoption of Agreed Text on the CBD. These are different international and then these are international agreements like Biological Diversity Sites, Ramsar Convention, World Heritage Convention, World Trade Organization, UN Framework on Climate Change, UN Framework on Combating Desertification, UN Commission on Sustainable Development, UN Law of the Sea. This is also very, very important because and these Convention on Biological Diversity objectives I've already discussed. Cartagena Protocol is very, very important because it came into limelight after the COVID. So the Cartagena Protocol talks about the relation between biotechnology and biodiversity, transboundary movement of GMOs and live and modified organisms. Suppose if some country want to, transport its GMOs and LMOs, so it is a responsibility of the country that the country should inform other countries, okay, I am transferring these LMOs and GMOs to such and such, so be aware of that. So Cartagena Protocol Nagoya Protocol is very, very important. It is a supplementary agreement to the Convention of Biological Diversity. It talks about the equitable and benefit sharing. So say for example, if any country want to share the biological resources from India, so this particular protocol comes into the limelight. And our constitution, there are different articles like Article 21, Article 47, 48A, 51AG, 51C, 253, and then 32, 226. So these very, very important articles are also there to protect say for example, in March 2024, Honorable Supreme Court gave a landmark judgment on that right against climate change is a fundamental right.
तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई जो हमारे को जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने का, अगर आप देखें कि whether the citizens are exposed the same kind of hardship to the climate change, it is not. The rich people, they can afford AC and all these things, but the workers, the laborers working in the sunshine, so it is the duty of the government to provide safe habitat. So article 21 say right to life. The wording of right to life is article 21 say everybody have right to life except the procedure established by the law. So the Fisheries Act, Forest Act, so these acts are related to the biodiversity. Biological Diversity Acts I have already discussed. So these are different. National Biodiversity Authority, the headquarters of National Biodiversity Authority is in Chennai. So these are the various authorities under Biological Diversity Act. Every state has a state biodiversity authority, and every मेरी आवाज आ रही है आपको ना मैम? यस सर, बिल्कुल आ रही है सर. ओके तो इवन द एवरी विलेज हैज ए बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर. अब वो पता नहीं लोग करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन एज पर रूल, एज पर लॉ, वी शुड डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी स्पीसीज ऑफ आवर प्लांट और एनिमल लाइव स्टॉक में क्या क्या है, वो सारा हमको डॉक्यूमेंट करना है. सर So, पीबीआर these are- अभी हमारे लास्ट ईयर ही रेनू मैडम के अंडर प्रिपेयर हुआ है अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में. सो अरे यस, वाह. मध्य प्रदेश हैज वर्कड अपॉन दिस पीबीआर मेकिंग. ये अभी लास्ट ईयर ही Okay. हुआ है सर कंप्लीट. Okay, that's great, that's great. It यस. is अच्छा, almost एक- complete and in the stage of submission, PBR of Ashok Nagar. Okay. Okay, that's great, that's great. Asha, there is another very, very important organization, PPVNFRA, Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Act. This is a unique mechanism through which the farmers can be a breeder. Okay, जो किसान लोग हैं, अगर वो अपने खेत में कोई नई वैरायटी डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो उनकी वैरायटी भी पीपीवीआरए में रजिस्टर की जा सकती है. और हर साल पीपीवी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट हर साल किसानों के समूहों को 10 लाख रुपए का प्लांट सेवियर अवार्ड प्रदान करता है. इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अच्छा, एक मैं बताऊंगा, ये तो मैंने पेनल्टीज बताई, अगर कोई बायोडाइवर्सिटी लॉस का उल्लंघन करता है तो उसपे क्या क्या सजा हो सकती है, क्या क्या ये हो सकता है, कौन कौन से जुर्माना हो सकता है. ऐसे ही कुछ बड़े लैंडमार्क केसेस हैं. एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ. इसमें क्या हुआ था, कमलनाथ जी जब वो थे मिनिस्टर थे, एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपने होटल में रिवर नदी का रुख चेंज कर दिया था. तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, द गवर्नमेंट इज नॉट द ओनर ऑफ द रिसोर्सेज, रादर गवर्नमेंट इज द ट्रस्टी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. सो इन दैट दे हैव पुट अ वेरी हैवी fine to that particular. And Divya Jyoti Pharmacy, this particular case is related to the Ramdev बाबा जी. उनमें ये कहा था कि भाई ये जो आप जड़ी बूटियां जंगल से निकाल रहे हैं, कि you are earning like anything, you are earning crores and crores of rupees, so some portion of that particular earning should be going to the preservation and conservation of biodiversity. तो ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसमें फैसला दिया था. ऐसे ही कुछ किसानों ने क्या था, पेप्सी ने जो चिप्स की जो वो होती है ना, चिप्स का जो आलू होता है वो स्पेशल होता है, तो उन्होंने कांटेक्ट किया था किसानों के साथ कि भाई आप ये ग्रो कीजिए और किसी को मत देना. लेकिन किसानों ने क्या किया था, उसको लोगों ने आसपास उगा दिया था, उस पर केस कर दिया था, करोड़ों रुपए का जुर्माना कर दिया था उसको. लेकिन बाद में सरकार के हस्तक्षेप से वो केस नलीफाई हुआ था. ये मैंने बता दिया पीपीवीएनएफआरए के बारे में. एक मैं ये बताना चाहता था कि अगर हम जो हमारे हनीबीज हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था एक बार, इफ हनीबीज डिसेबल्ड फ्रॉम द ग्लोब, then humans only 4 years of life left on this particular planet. So this is the value of honeybees. यानी कि जो मधुमक्खियां, आइंस्टाइन एक फिजिक्स के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने भी जो मधुमक्खियां हैं उनके आर्थिक महत्व पर प्रकाश डाला था. उन्होंने कहा था कि यदि इस पृथ्वी से मधुमक्खियां गायब हो जाएं तो मानव सभ्यता 4 सालों में गायब हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो जितनी भी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, बहुत सारी फसलें हैं, उनमें जो परागण होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा ही होता है. अगर आप देखें जो नाइजर क्रॉप है, उसमें अगर अब मधुमक्खी के बिना जो परागण होता है 2.7 क्विंटल यील्ड होती है, अगर मधुमक्खी के साथ जो होता है तो 3.26 होता है. दिस इज द वैल्यू ऑफ हनी बीज. दिस इज ऑल्सो, क्या हम देखते हैं कि ये जो मैं जो लिस्ट दिखा रहा हूँ आपको, कि ये जो फसलें हैं, सोयाबीन, कॉटन, ग्रेप्स, आलमंड्स, एप्पल्स, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, पीनट्स, पीचेस एंड ब्लूबेरी, इसमें
100% जो पॉलिनेशन होता है वो आलमंड्स में हनी बीज के द्वारा होता है, एप्पल्स में 90% होता है। इसीलिए मैंने बताया कि जो पहाड़ है जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख, वहां पे बहुत सारे जो किसान हैं वो क्योंकि मधुमक्खियां खत्म हो गई हैं, वो हाथ से वो लेबर लगा के मधुमक्खियों का परागण कराए, जैसे मैंने फोटो तस्वीर में दिखाया था। ये जैसे मैंने आपको कोट बताया, इफ द बीज डिसअपियर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मैन वुड हैव नो मोर देन 4 years to live. This is the famous quote of Albert Einstein. So this is all about the climate change and how climate change affects the biodiversity. Why biodiversity is important as far as agriculture is concerned? Because we are agrarian country. Our economy largely depend upon the agriculture. It's still 60% population. Although the contribution of agriculture in GDP is decreasing, but it is very, very important aspect because as far as employment is concerned. So if biodiversity due to the climate change, the biodiversity is, in danger, the livelihood security will also be endangered to the farming community. So with this, I finish my talk. I'm very much thankful to the organizers, Renu ma'am, Diksha ji, Ratnam sir, for providing me this opportunity. But I'm really sorry that even in Delhi we have, disruption, electricity disruption. My students came to my rescue. They arranged some, laptop, and that's why I'm able to interact. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you for your wonderful information on climate change, especially in reference to agriculture and biodiversity of, vultures and honeybees. You talked about dodo as well. You've also told us about conservation strategies for biodiversity, Cartagena Protocol, Nagoya Protocol. Personally, I have not heard about this. And thank you so much, sir. It's really helpful for students as well because they must be preparing for many competitive exams as well. So yeah, sir, thank you so much. If any participant so wish much. to ask anything Yeah. about the presentation, and if they have any queries, you kindly unmute yourself and you may ask. दिल्ली की लाइट परेशान कर रही है। दिल्ली की भी लाइट परेशान कर रही है। Yes, yes. अभी उसे चल रहा है, क्या बोलते हैं, मोबाइल से हमने These are technical issues ना, out of our hands, कुछ नहीं कर सकते इसमें। Yeah. Any question, any clarification, any suggestion? बहुत अच्छा लेक्चर था डॉक्टर दिनेश। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. देखिए ये होता है ना, या तो क्वेश्चन तभी नहीं होते, या तो बिल्कुल सही समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो मैं बच्चों से यही होता है। कहता हूँ अगर वो उनको कुछ शंका हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस में दिया गया था कि आप चैट बॉक्स में लिख दें अपने क्वेश्चंस और हम बाद में इकट्ठा ले लेंगे उनको। ऐसा भी इंस्ट्रक्शंस पार्टिसिपेंट्स के लिए किया हुआ था। ये क्या है, वेबिनार जो ऑनलाइन मोड है इसमें यही दिक्कत है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये प्रॉब्लम तो है। सही। आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी डायरेक्टर साहब के साथ, मैंने कहा नहीं, मैंने करके कि नहीं, मैं ये करके, वो 11 बजे मीटिंग थी, मैंने वो पोस्टपोन की, मैंने कहा नहीं ये करूंगा, लेकिन फिर भी लेट। कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच। माइनस है दोनों सिस्टम के। अब वर्चुअल में ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, दैट इज प्रॉब्लम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ये टॉपिक बहुत अच्छा चूज किया, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी। दिस इज रियली ए कंसर्न। बिल्कुल। तो आप कभी दिल्ली आएंगे तो हमारे क्लाइमेट की बहुत सारी हमने फैसिलिटी जनरेट की है, ओजोन, CO2 रिंग्स और टेम्परेचर को कैसे हम ये कर सकते हैं। कभी आप स्टूडेंट्स को लेके आइए यहाँ पे, जब हमारे कृषि मेला लगता है, कुछ जो गेम है, स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो लगेगा लगता है। I think one of the participant has raised his hand. डॉक्टर दीक्षा से हम बोलेंगे, ये हमारे यहाँ पे इको क्लबिंग देख रहे हैं और इको में जो एक्टिविटीज होती है, यदि उसमें विजिट के लिए कोई प्रोविजन होता हो तो वी कैन अरेंज ए ट्रिप टू पूसा, और आपको ग्रैंड रिसेप्शन वहां पर मिलेगा, दैट इज नो डाउट। तो ये हम प्रपोजल बनाकर भेज सकते हैं
हाँ, ऐप को भी भेज सकते हैं प्रपोजल बनाकर, and if they जी permit मैम। us and give us some grant for the visit, we can arrange for our students. हाँ, Sure, मतलब ma'am. MSc के बच्चे या जो जेएम है ना, जैसे होते टॉपर्स होते हैं, तो इट विल बी अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी तो और मैं अपने बारे में एनईपी में एमएससी भी 2 टाइप्स का हो गया ना हमारा, 1 year एमएससी एंड 2 year एमएससी। सो Yes, ma'am, yes. एनईपी, हाँ हाँ, आफ्टर 4th year यूजी they are doing 1 year एमएससी course. So we can arrange for the students if we get some grants. yes, ma'am. Surely, ma'am. I'll try to talk to Gopal. Yeah. तो अच्छा, I think मुझे व्यक्तिगत तौर पे एमपी बहुत पसंद है। मुझे मतलब वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ का जो खान पान है ना, आई रियली लाइक। So you are most welcome to come here. We will welcome you here. कभी आएंगे। बनाइए प्रोग्राम आने का यहाँ पे। चंदेरी विजिट लगता है कराएंगे। जरूर जरूर। तो कोई क्वेश्चन नहीं है लगता है ना? I think 2 of the participants has raised their hands. One is Pramod Pawar and प्लीज बोलिए संजय जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कई बार हम लोग पता है क्यों क्वेश्चन नहीं पूछते, हमको लगेगा कि लोग हंसेंगे, लेकिन वो जिंदगी भर वो समझ ही नहीं पाते। क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए। correct. बिल्कुल बिल्कुल, है ना? That's true. तो we have this particular course in our MSc and for PhD also. So last 15 years I am the course leader of biodiversity. तो आपने बताया ना BSc के बच्चे, तो मैंने बहुत सिंपल करके रखा था। हाँ हाँ। क्योंकि इसमें बहुत आगे स्पेशलाइजेशन है, तो अगर बच्चे इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं, नो इश्यू में। सर क्या आप इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, like 3 months or 2 months? इंटर्नशिप पहले होती थी, अभी नहीं है मैम इंटर्नशिप ना, लेकिन थोड़ा विजिट के लिए आ सकते हैं, थोड़ा ये 1 दिन के लिए। हाँ, रिसीव All right. Okay, I think we don't have the questions right now from the participants, but sure, if we have any questions, I'll send it to Sharma sir. Madam, with your permission, shall we invite our second speaker? Yes, he's already there. All right. Yeah. Okay. So, the DC Sharma sir, are you there? Shall we start? Yes, I am here. Okay, sir. Now, Sorry, let's. आपकी वजह से आप लेट हो गए सर, सॉरी। No, लाइट it's नहीं आ okay. रही, No, इधर this उधर is से what डिवाइड करके। this is what complimentary work you have helped me also. Okay. Thank you, I'm sir. Thank What you. a coincidence, na? We have Dinesh Sharma. Both the experts are Dinesh Sharma. If you remove K and C Yes, between the sir. Dinesh and Sharma. अरे एक अपना एक है। And sir, it has created confusion for me as well because I am not familiar with our experts. I will take just 2 minutes. 2021 में ना मैं इंदौर गया था, तो मैंने फेसबुक पे फोटो शेयर किया, तो दिनेश सर का फोन आया, भाई तुम कहाँ घूम रहे हो? मैंने कहा सर इंदौर में। कह रहे मैं अभी गाड़ी भेज रहा हूँ, तुरंत आओ। तो सर ने मुझे अपने बोर्डिंग स्कूल है वहाँ पे बुलाया, मेरा लेक्चर कराया, और आई रियली एंजॉय दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू सर फॉर दैट पर्टिकुलर विजिट। थैंक यू सो मच। Always. Please go ahead, Diksha, ma'am. go All ahead. right. Yeah. So it's time to hear from our second speaker, Dr. DC Sharma sir. He'll be speaking on the theme of climate change, and it is my pleasure to introduce him to all the participants. Sir is currently the principal of Punjab Public School, Nabha, Punjab. He has 30 years of teaching and research experience in prestigious institutions. He holds a PhD in plant physiology and is a global career counselor certified by the University of California. He has served as the deputy headmaster at the PPS Nabha and is a resource person for CBSE, where he trains school principals. He is the recipient of numerous awards, including the 100 Highly Effective Principals Award and the Golden Peacock Lifetime Achievement Award.
He has also commissioned as an Air Force NCC officer, where he won a gold medal for being first in the National Order of Merit. His passion is to prepare students to become a competent human resource for the 21st century through quality education. Sir, we are eager to hear from you. The platform is all yours. Over to you, sir. Thank you so much, organizing committee, and Ma'am Bhatt, Ma'am Swami Renu, Dr. Renu Wala, Dr. Ratnam Saab, and Higher Education Commission, Madhya Pradesh. Actually, I was also in this school award ceremony, so I should share that PPS Nava is ranked in co-ed boarding category All India number 4. And just now, this is also nominated, not nominated, awarded as a school of the year. So that makes little environment happy, and we are talking about environment. Dr. Dinesh Sharma was talking about this technical and other disturbances like power failure and so many things. And I think these all the things are related to climate and environment and biodiversity. Because whatever problems we are facing, we are just facing because of ecosystem disbalances and others. Okay. So here in this, I am not going to discuss the technical part. We are just going to share our thoughts on climate, environment, and what is importance, because why at global level, at sustainable development goals, UNO, everybody talks about environment. Okay. So let's basically, those teachers are there, they are highly educated. But I want to have little interactive session. If students are there, then I would like to interact with them that what do we understand by environment? Because this session where Dr. Sharma already is a renowned scientist and a good researcher, he worked lot of work on carbon emissions and carbon footprints. So what is the need that these all the organizations, they are having seminars, workshops, and other trainings, either just for formality or really we want to bring some change. So anyways, I think these student participants can write in the chat box. So I will include in my talk if you have your questions. Otherwise, I'll go in generalized manner. Somebody is raising hand. I don't know who is this. All right. So first of all, I would like to go from the basic points that we must understand environment. Although we talk about environment, so in nutshell, we can say environment is our surrounding. Whatever things we see, whatever things we feel, even whatever things we can imagine, that is our environment, which is really composed of two main components. Are you able to hear me or not? Yes, sir. Perfectly. Okay. So basically these students, it is very important for these students because they should not take just for certification or just to add the crowd in the seminar, because there should be some takeaway. And we must understand that we are also part of environment. As I told you that we have two types of components, living components and non-living components. I am not going to detail. So whatever things living, starting from what do you call Monera, Protista, and this L. fungi, then Animalia and plant kingdom. Everything that is living component. Non-living components, these all edific factors, soil, air, water, temperature, humidity, these are the non-living factors. And now today's topic is a climatic change, and already Dr. Sharma had discussed about the biodiversity. So biodiversity and climate, they are complementary to each other, integral part. We cannot separate them. Just like we have different organs of the body. If our heart is strong, we can say that I am strong. No, without heart, kidney cannot work. Without kidney, lungs cannot work. Without lungs, body cannot work. So same way, all the elements, all the components of environment, they must be in a balanced condition. And when we talk about climate, so environment should also be understood, climate should also be understood, and weather should also be understood. So number one, environment, fine. Our surrounding, our environment, we are also part of environment. Then we talk about the climate and weather.
So first of all, we must understand what are the different factors. So out of these factors, if you see, there's a power failure. What we feel: temperature, humidity, rainfall, and you must have heard, you must have read through the new different newses, and lot of storms, floods, droughts, rise in temperature, melting of glaciers, overflooding of the rivers, and a lot of other things are happening. Why are these things happening? Basically, these are happening because of the environmental factors. And what are these environmental factors? I think in the creation, human is the worst creation of the God to spoil the complete environment. Although first we spoil and thereafter we try to repair it, we try to improve. But this is also true that when human is there, then we have to see that evolution is there, development is there, development of industries, urbanization, migration of the people, and other things, social need. So development is required, and for development, industrialization is required, and without pollution, industrialization is not possible, and without industrialization, pollution is also. So there should be some just judicious system where development should also go without the cost of environment. In that only we see that climate, when temperature, humidity, rainfall. So when an area is there, all these factors, if they are taken, average is taken for a more than 30 years period, that is known as climate. Like you can say climate of Delhi. Yesterday, suppose it was raining, we cannot say it's a climatic change. That was weather. So day to day fluctuations in various edific factors is considered as weather, and long-term average of various environmental factors, that is known as the climate. Now we should understand that why climate is changing. What are the different causes of climate change? So as I told you, climate change refers the long-term shift in temperature, precipitation, and weather pattern, primarily by increased concentration of greenhouse gases, GHG, and they are present in the atmosphere. So in recent time, extraordinary heating or warming is taking place, and this is linked with the human activities. जो क्लाइमेट में आज चेंज आ रहे हैं, उसका मुख्य कारण ह्यूमन एक्टिविटीज ही हैं, और उसकी नीड्स और ग्रीड हैं, जिनको हम बोलते हैं एंथ्रोजेनिक क्लाइमेटिक चेंज. अब इसके कॉजेस क्या हैं? अगर कोई चीज है तो उसका कोई ना कोई कारण भी होगा. तो मेन कॉज, अगर आप दिल्ली में देखिए, जब हम दिल्ली से करनाल की साइड में जाते हैं, बहुत बड़ा पहाड़ लगा हुआ है कूड़े का. ओके, बहुत बड़ा पहाड़ लगा हुआ है. हाउ इट हैज कम? बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज. व्हाट वी आर डूइंग? वी आर डंपिंग, we are digging one pit and dumping other thing, digging, dumping, but there is no solution. So what are the major causes? We should see that major causes are fossil fuels. There is no need to explain the fossil fuels. So fossil fuels, burning for the production of energy and transport large amounts of carbon dioxide and other greenhouse gases. Greenhouse gases are those gases which heat up and raise the temperature of atmosphere, although they are necessary also. So greenhouse gases and fossil fuels, these are the major drivers of global warming. And then we come to the deforestation. Deforestation means not cutting off the trees, systematic and planned removal of forest for the cultivation of agriculture or industrialization or urbanization. We can say nowadays cemented concrete forests have come up in place of the indigenous natural forest. जो हमारे पहले ओरिजिनल फॉरेस्ट थे, उनका सफाया करके आजकल सीमेंट की बिल्डिंग्स के फॉरेस्ट और इंडस्ट्रीज और कॉलोनीज आ रही हैं. आने वाले टाइम में खाने के लिए लैंड कोई नहीं बना सकता. इंडस्ट्रीज डेवलप कर सकते हैं, वी कैन नॉट क्रिएट द लैंड, सो वी शुड टेक केयर. सो फॉसिल फ्यूल्स
and thereafter deforestation, systematic removal of the plants for the purpose of development. And then come to agriculture and industry. Whatever pollutants, I will say, or chemicals which are emitted by agriculture and industry like methane, nitrous oxide, chlorinated gases, CFCs, HGFCs, that trap heat and amplify warming. So that leads to global warming. But again, I am asking, we must always ask that what is the purpose of attending this seminar? What is purpose of protecting climate? अगर climate को हम protect नहीं करें तो होगा क्या? होगा ये कि there will be a question of existence of all the living organism. This is the question of this. And then what will be the significance? हम सब खत्म हो जाएंगे. ये पृथ्वी, ये एनवायरनमेंट, ये वातावरण हमारे लायक नहीं रहेगा. जो हमारे 3 आवश्यक पिलर्स हैं लाइफ के, रोटी, कपड़ा और मकान. दैट मीन्स फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग plus other requirements. Where from we are getting? We are getting all these things from the plants, except few things from animals. That means living components. If living components are not there, then what will happen? Disaster. People do not understand. They understand only global warming, but things are going beyond that level. If you read the literature, then we'll understand. I am sharing just few things. So at least these students, they will be little better to understand. Otherwise, this will be just one monologue type of things. Okay. Just a minute. Just a minute. Can you see something? No. Yes, sir. We can see a picture of a polar bear. It's Okay, then- visible, sir. Then fine. So this is just a little view. Just please have a look. Not only just picture, please see the picture is also there. And polar bear is found in Antarctica region where glaciers are there. Now you see melting, that means this indication of the skeleton, that means going to be extinct. Then few these things are also there, part of industrialization. So we should understand what is climate change and science of climate change, causes of the climate change, climate impacts, global goals of climate change, and how to address climatic change, mitigation and adaptation. Now, these, you see, scientists have known for decades that they have warned us and change are well underway. Can somebody tell that how much temperature has raised and what is the limit of the temperature which is decided by United Nations Environmental and Planning Committee? You see, in last May, Dikshit, about 1.1 degree centigrade temperature has raised, and all Diksha? governments have decided. Can you Yes, hear me? ma'am. has someone changed the Yes, sir. settings? Yeah, ma'am, I'm looking after it. Just give Can- me a minute. Lock Can that you hear- fellow. No, it's okay. Yes, it's okay now. Can you hear me?
Yes, sir. तो अभी जो वर्ल्ड लेवल पर डिसाइड हुआ है कि जो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो अभी हम सोच ही नहीं सकते। इफ यू सी 97 this conference of leading scientists reports a danger of rapid and serious global climate change caused by humans. Then now scientists are more than they're sure that warning since 1950 has been primarily caused by humans. Major pollution causing element is human being. Then you see 1982 there was a strong global warming, and warming since mid 1970s is reported, with 1981 the warmest year of the time on record. Then in coming time, the period 2001 to 2010 was the hottest decade. ये दशक सबसे गर्म दशक रहा है अभी तक का। अभी मैं बताता हूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं। जब मैं इंदौर में था तो आई वाज वर्किंग इन द लैब, and Indore temperature used to be normally very pleasant, but this is I am telling 2000 to 2010. I have seen birds dropping down from the air. Otherwise temperature used to be just like Bangalore, moderate temperature, and those birds could not survive. The place like Indore became very hot. Other people also might have seen. So then come to 1965 either, and then 1919. These things I don't want to discuss, but basically this is what climate change, raising the temperature. Then you please see that energy budget and greenhouse effect. So we have to see that a delicate balance between the incoming short wave. What is the source of short wave? Basically ultraviolet radiation. But they are not able to reach to the ground or earth because of the protective umbrella, what we call ozone umbrella. This just you have a look. Now you see greenhouse effects. So this is the main cause where solar radiations are radiated by sun. Some amount is absorbed, and about 30% it is reflected back, 20% is absorbed. Now this infraradiation passes through the atmosphere, but most they are absorbed and re-emitted in all the direction by the greenhouse gases. The effect of this warm the earth's surface and the lower atmosphere, lower atmosphere that become hot. Now can you see these are the different areas which are not required to be explained, but this heat trapping of heat and emitting in the atmosphere, it works just like a closed system that raises the temperature. So here you see that GHG means greenhouse gases emissions from industrialization, urbanization, deforestation, and land use changes. Land use changes means that conversion of land from forest to agriculture or agriculture to urban or construction. Now, what are the targets cover emissions from 6 main greenhouse gases? Here you see the main greenhouse gas is carbon dioxide. It is very important for plants also, but it's a gas. So methane also, then nitrous oxide, hydrofluorocarbons. This was a main part of the Montreal Protocol. Dr. Sharma already must have explained. Then fluorofluorocarbon, this must be the new term. So CFCs, now here hydrofluorocarbons and fluorofluorocarbons, and sulfur hexafluoride. Sulfur hexafluoride, these are the main greenhouse gases. Here I'm not going to explain that what concentration and other things are required in environment. Everybody knows. Now, when carbon accumulated in the atmosphere, so by 2017, about 421 part per million carbon dioxide is already present. And पिछले जो 130 साल हुए हैं,
विश्व का तापमान करीब 0.850 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। हर 30 साल में करीब करीब इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब जब ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीटअप होगा एनवायरनमेंट, उसका फर्क क्या होगा? जिस तरह हमारे रेफ्रिजरेटर में अगर बिजली चली जाए तो जो फ्रीजर होता है ना, उसकी आइस मेल्ट होने लगती है। क्यों मेल्ट होने लगती है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाता है, थर्मोस्टेट बंद हो जाता है और लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे अगर उसमें कुछ चीज रखी हो तो वो उस आइस के मेल्ट होने से डूब जाएंगी। सेम वे अगर हम ये देखें, इट्स अ वेरी ह्यूमरस आल्सो, you can see these glaciers where arrow is there. Can you see glaciers? Hello. Yes, sir. हाँ, ग्लेशियर्स आप देखिए, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट होते हुए these two gentlemen are there and they are saying tell me again why global warming is bad. भाई वो तो सर्दी वाले एरिया में रहते हैं तो उनको तो लगता है गर्मी होगी तो कपड़े कम पहनने पड़ेंगे, सर्दी कम लगेगी। So this is the common man's perception that global warming is, they are asking why it is so bad, although they are, you can see in the winter clothes, but global warming is very very bad. So potential climate change and impact, इसमें हम लोगों को सोचना पड़ेगा। केवल हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आइस मेल्ट हो रही है, कोस्टल एरिया सबमर्ज हो जाएंगे, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, घरों में एसी लगवा लेंगे, उससे भी गर्मी होती है। But you must see that biological systems as well as non-biological system, living and non-living things, living and non-living entities, living and non-living bodies, that may be earth, it may be rock, it may be river, or it may be mountain or anything. Same way all animals and plants, they work in a particular system, like body temperature is 37 degrees centigrade. So where all the metabolic activities, all the enzymic activities, all the physiological activities needs a particular temperature in animals as well as in plants, whether photosynthesis is there or respiration is there. Same way functioning of all the enzymes, temperature is required optimum. 37 plus minus 3-4 is okay. But when temperature will raise, so what are the potential climate change impact? This temperature is going to impact in a very, very horrible manner in complete system. Like climate change, basically temperature, precipitation, and sea level rise. These three factors are very, very important. But when we talk about health impacts, weather-related mortality in infectious disease, air quality, and respiratory illnesses, a lot of things will be done. Right? Even complete machinery will change, machines will change, transport system will change, trains, aircraft, their manufacturing will change if temperature goes up. Livelihoods, all the township, that means complete geopolitics will change. Geopolitics means the movement of one place to other place between two countries will also change if few things are happening. You must have heard about the Inja Lake that was created in Nepal recently. So please see that health impact. Then agricultural impact means crop yield, irrigation demand, and then complete produce as well as the complete crop period also, starting from germination to harvest and thereafter storage also. Then other area will be there, impact on the forest. General forests are the lungs of earth. Green trees, these are the lungs for earth, okay, for all of us. So change in the forest composition. When we talk about change in the forest composition, we tell about the biodiversity alteration. जो डॉक्टर शर्मा ने अभी बताया होगा, that means alteration in the biodiversity. Then shift, geographical range of the forest. This is not to be explained. That means if you study phytogeography and geogeography, then you will understand shift of geographical range of forest, then health of the forest and productivity. So lungs of earth, forest, and then forests provide all the things starting from food, medicines, spices, condiments, sugar, rubber, latex, wood, and insecticides.
and ultimately they convert in the form of fossil fuels which we are using right now. So please see to it. And thereafter impact on water resources. We have seen in our life when we were young, means the people like me, they were young, the water level used to be very high, and close to the river people never used to go for the boring, just one pipe water used to come. So change in the water supply, change at groundwater level, change in the quality of water. So water quality and increased competitions for water, not only competition. अगला विश्व युद्ध हो सकता है पानी के लिए लड़ा जाए. This is hard and bitter truth. In India also many cities, Bangalore is one of the town where water is going to finish. And globally also. So we should think in terms of globe, not in terms of geographical boundaries of countries. They are man-made, not made by the God. Nature has no boundaries except bio and non-biological barriers. Then you see the impact on coastal area. जो areas समुद्र के किनारे हैं, उनकी हालत, कुछ तो शहर डूब ही जाएंगे, खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में. Impact on coastal areas, erosion of beaches, inundate coastal lands and cost of defend coastal communities. ये जो coastal areas में communities रहती हैं, industries हैं, ये सब migrate और shift होंगे अगर climate change हो रहा है temperature बढ़ने से. And again, biodiversity, species of natural areas, shift in ecological zones. We all know loss of habitat and species. आपने देखा होगा कभी कभी जहाँ जंगल है उनके पास से एलिफेंट्स कॉलोनी में आ गए, वाइल्ड एनिमल्स कॉलोनी में आ गए. क्यों? बिकॉज उनकी हैबिटेट खत्म हो गई, उनको फूड नहीं मिल रहा है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई. दैट्स व्हाई दे कम इन सर्च ऑफ फूड इन डिफरेंट एरियाज. नाउ देन, तो एवरेज जो टेम्परेचर चेंज होता है उसमें मेजरिंग इंक्रीजिंग क्या क्या हो जाता है. इसमें आप देखिए वाटर, इकोसिस्टम, फूड, कॉस्ट, हेल्थ, अल्टीमेटली इकोनॉमी. What impacts are reported by researchers in coastal areas? Snow melting will lead to the sea level rise, loss of biodiversity, growth of deserts means desertification, droughts, loss of livelihood, food nutrition, reduction in crop yields, displacement, migration, floods. This already I have told. This is the report. Please have a look. Between 1994 to 2013, about 6,873 natural disasters were noticed. Now, 12 to 13 means now 13 years back. And it claimed 1.35 million lives or 68 lives on average every year. They are killed or dead. They are dead actually. They lose their life. In addition, 200 million people were affected by natural disaster on average per year. During the last 20 years का जो दायरा है उसमें करीब 68 लाख लोग annually 68,000 people lost their life annually average. हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे आप देख रहे हैं. हमारे तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, तरह तरह के बायोलॉजिकल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वेक्टर्स हो रहे हैं, करियर्स हो रहे हैं. कोविड इज वन ऑफ द वर्स्ट एग्जांपल और बेस्ट आल्सो. देन कम टू between 2030 to 2050, what is expected? Climate change is expected to cause approximately 2.5 lakhs, 2,50,000 additional deaths per year from malnutrition. Malaria is over, but any type of viral infection, malaria, diarrhea, and heat stress. The direct damage cost to health, excluding cost of health determining sectors, agriculture and water sanitation. This is very important. Then again you see, it's a data, thereafter I'll show something else. Global changes estimate warming of 0.85 degrees Celsius since 1880, with the fastest rate of warming in the Arctic.
हो सकता है आने वाले टाइम में आर्कटिक एरिया हिस्ट्री बन जाए, यहाँ पर कभी बर्फ होती थी। जो समुद्र का लेवल है, समुद्र का जल का स्तर है, सी लेवल greater than 66% chance, then the Arctic Ocean will be ice free. इसके चांसेस हैं, वैज्ञानिकों ने इसकी भविष्यवाणी की है कि जो आर्कटिक एरिया है, ओशन विल बी आइस फ्री ड्यूरिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द समर बिफोर 2050, 2050 तक हो सकता है आर्कटिक ओशन के ऊपर जो बर्फ होती है वो खत्म हो जाए। कितना अलार्मिंग सिस्टम हो रहा है। देन लार्ज बेस sea level rise, about 66% chance that the Arctic Ocean will be ice free. Then land based food system, climate change will affect food security, food chain and complete ecosystem, especially terrestrial. And when temperature will rise, even the sea ecosystem will change, and most of the people, they get the seafood from the sea. And the photosynthesis, about 60% or 70% carbon fixation occurs by the sea biodiversity. So you can understand that will also impact. And temperature rise, average annual temperatures could be more than 2 degrees C over land in most South Asia. This is by the mid 21st century and exceed 3 degrees centigrade under high emission scenario. Rainfall trends, I am not going into detail, you please see, because of climate change. आप लोग सुन रहे हैं क्या? हेलो? I think, Yes, sir, we are listening. Okay, okay. यस सर सुन रहे हैं. We are Okay, listening. if you, sir, if you could use more of Hindi, I think because most of the students here Okay, in our okay. locality, ना, they are बिल्कुल Hindi ना। medium. So I think this is one of the reason they are not able to interact. ओके ओके, मैं मातृभाषा में आ जाता हूँ, चिंता नहीं करिएगा अभी, ठीक है ना? बिल्कुल, धन्यवाद सर। नहीं नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत आभार। ये where this has gone, just a minute. Let the presentation be in English. That's no issue. Okay, that's why I am just thinking I am fixing it. Yeah. Let it be Okay. in English. You can speak in Hindi. नो प्रॉब्लम। अब जो पोल्यूटर्स का इम्पैक्ट जो होगा, आप देख रहे हैं, अगर अभी आपने महसूस किया होगा कि पिछले 10 सालों में आप देखिएगा, कभी गंगोत्री में ये हो रहा है, कभी जम्मू कश्मीर में कुछ हो रहा है, इससे पहले सुनामी का हम लोगों ने सुना था, ठीक है? तो एशिया इज गोइंग टू बी अफेक्टेड इन अ वेरी वेरी बैड मैनर। तो ये आप सारी चीजें देखें। उसके बाद में जो हीट वेव्स हैं, हीट वेव मीन्स जो लू चलती है, आप देखेंगे थोड़ा सा मैप में, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। बहुत सारे एरियाज में टेम्परेचर 50 क्रॉस कर रहा है, और जब कोई ऐसी चीजें होती हैं, आप देखिए जो पब्लिक कहाँ भागती है, वाटर बॉडीज के पास में। वाटर बॉडीज खत्म हो रहे हैं। अगर आप लोगों को ध्यान हो, 2016 मैथ्यू साइक्लोन इन अमेरिका, एक साइक्लोन आया था अमेरिका में, आप देख रहे हैं ये पिक्चर, केवल थोड़ी सी दिखा रहा हूं। देन यू सी 2019 हीट वेव्स इन यूएसए, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बिकॉज बहुत जबरदस्त लू चली थी, टेम्परेचर बहुत था, हवा तो चलती है, तो फिलाडेल्फिया एंड न्यूयॉर्क सिटी में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी। हीट इंडेक्स आप खुद देख लें। 2016 cyclone in Japan, this complete Japan was devastated. Then 2016 cyclone in Australia, ये आप देखिए। 2016 snow blizzards in China, life was totally stopped. And 2019 floods in Mumbai, you know very well. Floods in the Mumbai, Ahmedabad, Chennai, Assam, even last year we have seen in Delhi also. Then come to the drought, extreme environment. Drought in India. You can have a look. Just a minute. My battery is dying, just let me
connect the charger. Yes. So droughts in India, that means -20% water left in the country. जो हमारे कंट्री के रिजर्वायर हैं उनमें -20% वो केवल 20 रह गया वाटर। और इसके दुष्परिणाम हम लोगों ने क्या देखे हैं कि बहुत सारी जगह पर गवर्नमेंट ने पानी के टैंकर्स भेजे पीने के पानी के लिए। तो वाटर ट्रेन्स टू ड्रॉट इम्पैक्टेड रीजन इन इंडिया 2016, 2018 एंड 2019 में इन जगह पर ही भेजा गया। गंगोत्री के जो ग्लेशियर्स हैं मेल्ट हो रहे हैं, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा। और इसीलिए क्या होता है, सारी नदियां भर रही हैं। कॉलोनी बनी हिमाचल में, लेकिन पानी ने अपना रास्ता खोज लिया। आपने देखा अभी 2 महीने पहले हिमाचल में क्या डिजास्टर हुआ है, मंडी, सोलन और ऊपर एरियाज में। देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्जा ग्लेशियर लेक, नेपाल में 2008 अप्रैल। बिकॉज ऑफ दीज ऑल climatic disturbances, disaster, I will not say disturbances. Observed impact इसमें नहीं। अब क्लाइमेट चेंज एंड वुमेन पे ही फर्क पड़ेगा। तो आफ्टर फ्लडिंग इवेंट वुमेन हैव टू स्पेंड एडिशनल टाइम कलेक्टिंग वाटर। स्पेशली जो हमारी सोसाइटी है, अगर आप मध्य प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, वहां पर और भी जगह हैं जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, लेडीज पानी भर के लेके आती हैं। आपको यकीन नहीं होगा सोशियोलॉजी कैसे चेंज होती है। इन मध्य प्रदेश देयर इज अ प्लेस रतलाम वेयर देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर। वहां पर लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर पानी नहीं है। पानी नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है, देन व्हाट विल हैपन। तो ये सारी चीजें हैं। सेम वे कोस्टल एरियाज में जो सैनिटाइजेशन की नीड है, प्लस जो वाटर सेलाइन है, उससे घर का काम सारा नहीं हो पाता है। लेडीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट वाटर सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट विल बिकम बिगर इश्यूड एंड मल्टीपल एजेंसीज विल बिकम इन्वॉल्व विद ड्रॉट्स। Women need to spend more time in calories of water collection and suffer physical strains, ultimately physical disorders, ultimately short life. अगर आप देखें ये लेडीज मटका दे के चल रही हैं, if you see the biomechanism, इनका स्केलेटन ही टेढ़ा हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा आने वाले टाइम में। एंड वाटर बॉर्न सैनिटेशन, बहुत सारे डिजीजेस होंगे। क्लाइमेट चेंज में जो फूड और सिक्योरिटी का भी बड़ा महत्व है। फूड एंड फूड सिक्योरिटी विल बी अंडर थ्रेट एंड न्यूट्रिशन दैट इज अ बेसिक फॉर ऑल द लाइफ टू ग्रो, सस्टेन एंड सर्वाइव, वो सारे चेंजेस होंगे इसमें। तो आने वाले टाइम में अगर क्लाइमेट चेंज को हमने स्लो डाउन नहीं किया तो बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आएगा, जिसमें रेनफॉल डिफरेंट डिस्टिंग्विश होगा, डिस्टर्ब होगा, टेम्परेचर वेरिएशंस होंगे, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होंगी और बिना मौसम के कुछ भी कुछ हो जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन विल बी अफेक्टेड। वाटर लॉगिंग होगा, जब वाटर लॉगिंग होगा तो वाटर क्वालिटी खत्म हो जाएगी, और जब गंदा पानी इकट्ठा होगा तो ग्राउंड वाटर टेबल भी खराब होगी। वही पानी हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो वाटर बॉर्न डिजीज, इवन द ग्राउंड वाटर इन्फेक्शन विल ऑल्सो बी देयर। क्लाइमेट चेंज का स्कूल पे क्या इम्पैक्ट होगा? स्कूल मीन्स कॉलेजेस भी लगा लीजिए, स्कूल एनी एजुकेशन। सो स्कूल्स में एब्सेंटिज्म बढ़ेगी। अगर आपने देखा हो जहाँ फ्लड आती है बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते। एंड ड्रॉप आउट ऑफ हायर enrollment, drop out in the enrollment, drop out and higher in flood prone areas inhibits completion of school program, कभी नहीं हो पाएगा। Closure of at least 1.5 months due to flooding. Climate related disasters भी होंगे, उसमें बारिश, लैंडस्लाइड्स, अभी आप देखते हैं हिमाचल में देख लीजिए, हिमाचल में देखें, उत्तराखंड में देखें, अभी आप जा रहे हैं थोड़ी देर मालूम पड़ा लैंडस्लाइड हो गया। उसके बाद में क्या, इसमें स्कूल्स की और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स की नहीं सभी की इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होती है। रिकंस्ट्रक्शन और रिफर्बिशमेंट, उसको रिपेयर और पुनः बनाने के लिए बहुत सारे कॉस्ट और रिसोर्सेस का बर्बादी होती है। अब जब ये चीजें होती हैं तो माइग्रेशन होता है, बिकॉज लॉस ऑफ लाइवलीहुड, और क्लाइमेट अफेक्टेड एरियाज टेक्स चिल्ड्रन अवे फ्रॉम स्कूल। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बड़े बच्चे नहीं जा पाते हैं, लोग जॉब पे नहीं जा पाते हैं। अल्टीमेटली इफेक्ट विल कम ऑन द इकोनॉमी एंड इंटरप्टेड
एजुकेशन मीन्स डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स। LOC की तो बात सोच लीजिए, सोचना ही नहीं है, कितनी बड़ी पॉलिसी बन जाए लेकिन एक एनवायरमेंट और क्लाइमेट ठीक नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगा। फिर इंडिया में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एज परसीव्ड, ये मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा। तो चूंकि सभी हम लोग एजुकेशन में हैं और जो बच्चे यहाँ BSc और MSc के हैं वो भी हायर एजुकेशन में जाएंगे एज ए साइंटिस्ट, एज ए प्रोफेसर, एज ए रिसर्चर और अदर प्रोफेशनल, बट everybody has role to contribute in the sustainable maintenance of the climate। तो इम्पैक्ट क्या होगा इसमें? बहुत सारे जो मैंने पहले बताए, इंडिया में भी ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन्स, हीट वेव्स आएंगे। अगर आपने देखा हो राजस्थान में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर पहले बारिश नहीं होती थी, आजकल बाढ़ आती है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर पानी भरा रहता था लेकिन आज की डेट में वो सूखाग्रस्त हो गए। फिर इसमें और क्या क्या चीज होगा? जो सी लेवल का चेंज होगा, सेलेनेशन होगा, चेंजेस इन सीजन पैटर्न। आगरा में देखिए पानी पीने का अलग है और यूज करने का अलग है। डेजर्टिफिकेशन होगा, सॉइल इरोजन होगा, स्पीशीज लॉस होगा, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर मींस फूड प्रोडक्शन विल बी अफेक्टेड। इमरजेंसी रेस्पॉन्सेज टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, वो हम बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है। इसको आप देख लीजिए, मैं ये बाद में मैडम को शेयर भी कर दूंगा, वेबसाइट पे है। जो स्लो ऑनसेट इम्पैक्ट, जो धीरे धीरे इम्पैक्ट होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे ग्लेशियर की मेल्टिंग से। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होगी, समुद्र में एसिडिफिकेशन होगा, एसिडिफिकेशन होगा, पीएच बदलेगी, पीएच बदलेगी, इकोसिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। इकोसिस्टम मींस अगेन डिजास्टर। देन इंक्रीज डेजर्टिफिकेशन एंड रिड्यूसिंग कल्टीवेटेड एरिया ऑफ लैंड। फिर क्या होगा? ये आप देखिए फोटो, माइग्रेशन। इम्पैक्ट किस पर होगा? इकोनॉमिक एंड इकोनॉमी पे, लाइवहुड। जो टेम्परेचर बढ़ने से ये सारी चीजें होंगी, ये बता दिया, इसको रिपीट नहीं करना है। और जितने भी डैमेजेस बड़े प्रोमिनेंट हो जाएंगे ग्लोबल टेम्परेचर के राइज करने से, इसको जरा आप देख लें। 2050 में क्या होने वाला है। अभी हम यहां पर हैं, ये देखिए आप, जो रेड, डार्क रेड है वो एक्सट्रीम टेम्परेचर दिखा रहा है। 2050 में क्या होगा? ईयर 2050 में यू कैन सी सीवियर वल्नरेबिलिटी। अभी यहाँ पर मॉडरेट वल्नरेबिलिटी है। ये आपने फोटो देखे होंगे सुनामी के और डिजास्टर्स के। ऑलराइट, अभी मैं दूसरी चीज आपको बताता हूँ। No, I think they are having issues in. no problem. I think we should not share because there was a wonderful, wonderful videos. Anyway, this should not be shared. They can disconnect. कोई बात नहीं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें मेरा जो सभी, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग तो कर ही रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का हमको ये देखना पड़ेगा। इसमें डॉक्टर दिनेश शर्मा इज एन अथॉरिटी ऑफ कार्बन फुटप्रिंट्स में। हमारा कोई भी काम ऐसा होता है, अगर हम एक टिश्यू पेपर, अभी आई एम सिटिंग इन अ होटल, अगर हम एक टिश्यू पेपर यूज करते हैं, एक ये सीविंग किट यूज करते हैं, कोई भी चीज अगर फैक्ट्री में बन रही है, घर में बन रही है, कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट ऐड हो रहा है। दूसरी चीज, गांधी जी ने एक बार कहा था, द अर्थ कैन फुलफिल द नीड नॉट ग्रीड्स। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने आवश्यकताओं को कम करना पड़ेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग जिसमें मैं भी शामिल हूं, हमारे पास 10, 20, 50 जोड़ी कपड़े होते हैं, लेकिन हम कपड़े 2 ही पहनते हैं, सबसे ऊपर रखा होता है डेली। ये कपड़ा कहाँ से आता है? नेचुरल रिसोर्सेज से आता है। नेचुरल रिसोर्स कहाँ से आते हैं? एग्रीकल्चर से आते हैं। एग्रीकल्चर के बाद में कहाँ जाता है? प्रोसेस होके ये रॉ मटेरियल बनता है, उसके बाद में फैक्ट्री जाता है, फैक्ट्री में प्रोसेस होता है। अब फैक्ट्री बनती है, उसके लिए भी ओर्स आते हैं, उसकी मशीनें बनती हैं, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होता है, ह्यूमन लेबर कंजम्पशन होता है, उससे भी पोल्यूशन ऐड होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक पीस पेपर या एक गेहूं के दाने के लिए, गेहूं के दाने का उत्पादन करने के लिए उतनी ही प्रोसेस और प्रैक्टिस लगती है जितना
50 लाख टन गेहूं के लिए लगता है। वही चीज एक कपड़े के लिए हो सकती है, वही चीज एक पेपर के लिए हो सकती है, और वही चीज इस गिलास में पानी के लिए हो सकती है। क्या हम लोग बच्चों को खासकर किसी तरह से उनको इंस्पायर कर पाए और हम लोग भी ऐसा करें कि हमारी जरूरतें अगर कम हो जाएं तो पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा। अब पोल्यूशन, मैं केवल वातावरण वाले पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, सोशल और मेंटल पोल्यूशन, करप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। वो भी एक पोल्यूशन है जिसका हटाना बहुत मुश्किल है। वो डीएनए में ऐसा हो गया है, जैसे बॉडी सांस के बिना नहीं रह सकती, इसी तरह से हम लोग रह ही नहीं सकते हैं। और जो रह रहे हैं साहब, कभी कभी आप यकीन नहीं करेंगे, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर शर्मा शायद अभी 2-3 साल पहले इंदौर में एक बच्ची, हमारे फ्रेंड है, दिल्ली में रहती थी, उस बच्ची की उम्र करीब 26 साल थी। जब घर पे गई कोविड से ठीक पहले, तो उसने बोला, अरे पापा यहाँ तो स्टार्स भी दिख रहे हैं। आप समझ सकते हैं, यहाँ तो तारे भी दिख रहे हैं। 26 साल की बच्ची दिल्ली में पली बड़ी है, उसको तारे नहीं दिखाई दिए। क्यों? घर या रूम, और उसके बाद में क्लाउड। आपको पता है अभी कुछ दिनों में विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो हमको केवल वातावरण के लिए लोगों को संवेदनशील बनाना है, कि ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कोई काम यूज कर लिया, मेरे बात कोई यूज नहीं करेगा। तो जो विरासत राष्ट्रीय संपदा की, खासकर जो वातावरण के रूप में हमको हमारे पूर्वजों ने दी है, हम इसलिए एंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि हमको ये वातावरण मिला है। इसमें हमारे पूर्वजों की देन है, सभी की। अब हम आने वाली जनरेशन को क्या देके जाएंगे? तो इसलिए हम लोगों को, जो एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप नेशनल प्रियम्बल भी पढ़ते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें वातावरण लिखा हुआ है। ये पहाड़, नदियां, जमीन, ये सारी चीजें ये राष्ट्रीय संपदा हैं, और ये लिमिटेड टाइम के लिए हैं। जिस तरह से मोबाइल में अगर रिचार्ज एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है, उसके बाद मोबाइल खत्म, तो गॉड हैज गिवन सम रिचार्ज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। दे मे बी रिन्यूएबल, दे मे बी नॉन रिन्यूएबल। तो हमको अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करना चाहिए, और किसी भी तरह से कोशिश करें कि हम वातावरण का एक्सप्लॉयटेशन का दोहन, जो नेचुरल और प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनका दोहन उतना ही करें जितना हमको जरूरत है। अभी जर्मनी का एक चीज बता रहा हूँ। जर्मनी में कुछ लोग हमारे इंडियंस खाना खाने गए होंगे, तो हम लोग क्या ऑर्डर कर देते हैं इतना और खाते इतना है, प्लेट में छोड़ देते हैं। तो वहां पर जो वेटर्स थे, वहां का बहुत टॉप क्लास लीडर था, उसने कहा पेमेंट तो कर दिया है, सामान लिया है, क्या है भाई? बोले पेमेंट कर दिया है, दिस इज नॉट योर राइट, दिस इज द नेचुरल रिसोर्स। Even the government, even the king and the best person of the world, he is one of the custodian of these resources. हम इसके मालिक नहीं हैं, ये हमको विरासत में मिली है। जब तक हम इसका सुनियोजित रूप से प्रयोग करके और आने वाली जनरेशन को भी एक सुरक्षित, संपन्न, समृद्ध प्राकृतिक वातावरण देके जाना है, इस चीज को संवेदनशील होना है। टेक्नोलॉजी वाइज अब देखिए, पेरिस एग्रीमेंट है, डॉक्टर साहब ने बताया भी, इतने सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। इवन हमारे जो मैं बता रहा हूँ व्यवहारिक बातें, हमारे यहाँ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, शहरों में डेली फोटो खींचते हैं, वृक्षारोपण किया, वृक्षारोपण किया, एनएसएस कैंप लगते हैं। अगर आप पिछले 10 साल के जितने टोटल प्लांटेशन हुआ है उनका नंबर देख लीजिए और कितने सर्वाइव कर रहे हैं, एक भी मुश्किल से 1% नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमको सोने, ये जो प्राकृतिक संपदा है ऐसी है जैसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, या तो हम उससे लगातार बेनिफिट लेते रहे उसको सुरक्षित करके। अगर हम उसको ऐसे करके काट देंगे, मुर्गी भी खत्म, अंडा भी खत्म, और जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं वो भी सब खत्म। दैट मीन्स फूड चेन खत्म। फूड चेन होने के बाद में कंज्यूमर खत्म। तो वी ऑल आर कंज्यूमर्स, और नेचुरल रिसोर्सेज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर मेरा बीपी हाई हो गया, हार्ट पल्स रेट फास्ट हो गया, तो लंग्स अफेक्ट होंगे, लंग्स अफेक्ट होंगे, किडनी अफेक्ट होगी, किडनी अफेक्ट होगी, कंप्लीटली होगा। मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, फैमिली की इफेक्ट हेल्थ करेगी, फैमिली का मतलब सोसाइटी करेगी। तो सोशल सर्कल इंडिविजुअल यूनिट से लेके ग्लोब तक अफेक्ट होता है। और जो भी एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं जिनसे हम क्लाइमेट, वेदर और एनवायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करते हैं, तो हमको आने वाली अपनी भावी पीढ़ियों के लिए क्या प्राकृतिक संसाधन छोड़ के जाना है, इसमें हमको अपनी पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करना है,
अपने रिक्वायरमेंट्स पे कंक्लूड करना है, और हमारा एक माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि अगर हमारे पुराने जमाने में एंशियंट लिटरेचर में, वैदिक शास्त्रों में वृक्षों को पूजा जाता है, वृक्षों को इसलिए पूजा जाता है, पौधों को इसलिए पूजा जाता है टू मेंटेन द डिग्निटी। अगर वृक्ष हैं तो हम हैं, वन है तो हम हैं, नहीं तो समाप्त हो जाएंगे। हमने वाटरशेड डेवलपमेंट में काफी काम किया, लेकिन उसके बाद में सीधे सीधे जरूरत है हम जिस भी रूप में, जिस पद पर, जिस पोजीशन में कहीं पर हैं, हमको एक प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना चाहिए बेसिक चीजों से। ऐसा नहीं है कि पहले हम पोल्यूशन या दिल्ली में पहाड़ बना लें और फिर हम उसके लिए मीटिंग्स करते फिर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। इंदौर आज इंडिया के सबसे क्लीन शहरों में आता है, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, एंड आई फील प्राउड ऑफ बीइंग देयर, ठीक है ना। लेकिन ये हम सबकी सामुदायिक जिम्मेदारी है, कम्युनिटी सर्विस है, कम्युनिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वी शुड सी दैट क्लाइमेट इज टू बी रिस्टोर्ड। Restoration of the climate means restoration of the humanity along with the other living organism जिनके ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है एक दूसरे पर। ह्यूमन भी एक एनिमल है, अदर एनिमल भी है, एंड वी आर डिपेंडेंट ऑल कंप्लीट एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर आवर सर्वाइवल, नॉट ओनली फॉर द रिसोर्सेस। अभी नए बच्चों को वातावरण के बारे में कुछ नहीं पता है। एक शहर के बच्चे से पूछ रहा था, अगर खाना घर पे खाना, अगर एग्रीकल्चर नहीं हो तो खाना कहां से लाओगे? बोले सर जोमेटो से ऑर्डर कर दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? दिस इज द परसेप्शन ऑफ न्यू जनरेशन। सो थोड़े से शब्दों में जो क्लाइमेट, वातावरण, उसके जो फैक्टर्स हैं और उसका रिस्टोरेशन के लिए हमें क्या करना है, तो हम सबको एक तरह से वन सेवक या जन सेवक की तरह काम करना है, और जो पीढ़ी है इसको थोड़ा अवेयर करना है कि भाई जो प्राकृतिक धरोहर हैं इनको सुरक्षित करके रखें। तभी हमें वन है तो हम हैं, क्लाइमेट है तो हम हैं। तो हम इस क्लाइमेट को बिगाड़े नहीं, संरक्षण करें, और जितना कम से कम सुनियोजित तरीके से मिनिमम यूज हो, जुडिशियस यूज ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज will help in the sustainable development and retention of environment completely. So thank you so much Dr. Ratnam, ma'am Diksha, ma'am Dr. Renu and all the audience। मुझे पता नहीं, मैंने बहुत जनरलाइज किया है, बिल्कुल आम जन की भाषा में। कितना असर पड़ता है, कितना असर नहीं पड़ता है, लेकिन जितने भी वातावरण के अवयव हैं उनमें हम भी शामिल हैं, हमको उनको संभाल के रखना है। ये प्राकृतिक प्रदत्त या हमारे जो पूर्वजों ने हमको दिया, इसको सुरक्षित करके हमको आने वाली जनरेशन को हैंडओवर करके जाना है। तो एक वाकई इस सेमिनार की एक बहुत अच्छी उपयोगिता होगी, यही मेरी प्रार्थना है। एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीबॉडी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस टाइप ऑफ सेशन and giving an opportunity to share or express my thoughts. Technical part I have removed because technical part सब किताबों में लिखा है, कोई नहीं देखता। हमको ये देखता है कि हमको खुद सरवाइव करना है। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमैनिटी। और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो, वो तो बहुत बड़े इस सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं, और उन्होंने बहुत रिसर्च कर रहे हैं। किस तरह से उन्होंने इसको बिल्कुल आम भाषा में लेके आए, उनके लिए बहुत बड़ा आभार, और आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ा आभार। अगर आप कुछ लोग इससे पूछ सकते हैं, मतलब इंटरेक्शन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, जो बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, बच्चे ही हैं जो पढ़ रहे हैं, वो हर चीज को, वातावरण को अलग समझते हैं, औरों को अलग समझते हैं। देयर इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें एनवायरमेंट नहीं है, और ऐसा एनवायरमेंट कोई नहीं है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स नहीं है। मैं एक नई चीज बताना चाह रहा हूँ, शायद लोगों को पता होगी। लोग बोलते हैं कि जब ये वाटर इवेपोरेट होता है तो इससे हीट कैसे होती है? इससे वाटर वेपर एक, दिस इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, तो हीट भी ट्रैप करता है लेकिन कूलिंग भी करता है। तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि जब वाटर इवेपोरेट होता है उसके बाद में वो डीआयनाइज होता है, इनके हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिवाइड होता है, तो केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं, और जब केमिकल बॉन्ड्स टूटते हैं तो उसमें एनर्जी एमिट होती है, हीट बढ़ती है, अगेन एटमॉस्फेरिक वार्मिंग होती है। तो ऐसे हजारों अपने पास एनेक्डोट्स हैं जो बता सकते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे
इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, क्योंकि लोग इंटरेस्टेड भी कम रहते हैं। तो जो नॉर्मल जनभाषा की बात है उसमें हम जो भी कर सकते हैं वातावरण संरक्षण के लिए हमको सारा कुछ करना चाहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी। और आपने डॉक्टर शर्मा से मिलवा दिया, रेनू मैम से मिलवा दिया, आपको दीक्षा मैम को पहचानता हूँ, तो काफी अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और इनफॉर्मल वे में किया है। सबसे बड़ी अच्छी बात है इनफॉर्मल वे में किया है। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑर्गेनाइज सच टाइप ऑफ अवेयरनेस मूव। सो थैंक यू सो मच। अगर कुछ इंटरेक्शन हो सकता है तो हम कर सकते हैं। कोशिश करें बच्चों को इन्वॉल्व करें। बच्चों दी नई जनरेशन, हमारी जनरेशन तो खत्म हो रही है, 70% टाइम इज ओवर नाउ। न्यू जनरेशन, न्यू लीडरशिप, आई वाज delivering a lecture. So this new leadership means not dhoti kurta wale. New leadership means those people who can take the lead, who can take initiatives, and who can contribute for the society. That means socially useful, productive citizens who can take care of this also and take care of national preamble. हमको पता ही नहीं है उसमें वो सारा एक्सट्रैक्ट है हर रिसर्च का, हर थीम का, हर जरूरत का। अगर हम उसको समझ लें तो एक हम जो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, एक हम ऐसे विश्व का निर्माण कर सकते हैं जहां पर सभी खुश होंगे, सभी ग्रो करेंगे, सभी स्वस्थ रहेंगे और सभी एक दूसरे की केयर करते हुए आगे सरवाइव करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Absolutely right, sir. You really gave us a serious thought on climate change. And I believe, and most of us believe, that the reason is human-made. Most of the things are human-made, and the result we can see in our nature. So climate is changing, it's real and it's happening. So we have heard some very insightful perspectives today, and this has been a great learning experience for all of us. Now, for the formal closing of this event, I would like to invite Shri Anuj Raghuvanshi from our organizing team to propose the vote of thanks. Thank you, ma'am. Am I audible? Yes. Very handsome, Ma'am, have you shared? handsome personality. Thank you so much, sir. Thank you so much. Ma'am, have you shared the link, feedback link? Yeah, I'm just sharing it. Okay. आभार व्यक्त करने से पहले मैं बता दूं आप सभी को कि फीडबैक लिंक शेयर की जा रही है। आपको 3 और 4 वर्किंग डेज में आपको सर्टिफिकेट ग्रुप पर सेंड कर दिए जाएंगे। धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं आप सभी का जो आए आज आपके विचारों ने किया है इस वेबिनार को बेहद खास। मैं अनुज रघुवंशी, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अशोकनगर की तरफ से सभी को नमस्कार करता हूं। सर्वप्रथम मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर रेणु राजेश मैम का। उन्हीं की दूरदृष्टि थी कि ये वेबिनार हो और आज देखिए वेबिनार सार्थक है और सफल सिद्ध हुआ। मैम आपका बहुत बहुत आभार। मैं संपूर्ण महाविद्यालय की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं हमारे चीफ गेस्ट परम आदरणीय डॉक्टर रत्नम सर का, कि जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल निकालकर हमें आशीर्वचन प्रदान किए। मैं पूरे महाविद्यालय की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं हमारे चेयरपर्सन, हमारे जनभागीदारी अध्यक्ष श्री महेंद्र भारद्वाज जी का। मैं पूरे महाविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद करता हूं हमारे एक्सपर्ट आदरणीय डॉक्टर DK शर्मा सर का, जिन्होंने बायोडायवर्सिटी जैसे विशाल टॉपिक को बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल तरीके से समझाया। सर, पूरे महाविद्यालय की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं ससम्मान पूरे महाविद्यालय की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं हमारे नेक्स्ट एक्सपर्ट परम आदरणीय डॉक्टर DC शर्मा सर का, जिन्होंने हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ही रोचक और बहुत ही विचारशील तरीके से हमें सारी जानकारी साझा की, जो जनरली हमें कहीं से नहीं मिलती है। सर, आपका भी पूरे महाविद्यालय तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सभी प्रोफेसर्स और सभी छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त करता हूं जिनकी बदौलत ये हमारा जो आज का वेबिनार था वो सफल और सार्थक हुआ। इन सब के अलावा एक और महत्वपूर्ण पर्सन है जो इस आभार के हकदार हैं, वो हैं डॉक्टर दीक्षा भट्ट मैम और उनकी पूरी टेक्निकल टीम।
मैम के सफल संचालन से हम यहाँ तक पहुंचे, सफल आयोजन तक पहुंचे। अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए प्रिंसिपल मैम की आज्ञा के अनुसार इसी आशा और विश्वास के साथ हम सभी दोबारा मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नई शक्ति के साथ, नए टॉपिक के साथ। इस वेबिनार की समाप्ति की घोषणा करता हूं। एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी का दिन शुभ हो। Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सर। Thanks बहुत बहुत to all. धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू। Okay, Diksha, you take charge because some issue has occurred here. हाँ, So, आपकी I'm जगह doing that. आपकी जो मैडम हाँ, प्रिंसिपल thank मैडम you. है ना, जो ठान लेती हैं वो कर लेती हैं, एंड शी इज हाईली के लोग आजकल के जमाने यस सर, में यस सर, मिलना मुश्किल है। ठीक है बिल्कुल ना? सर, हम सभी के आदर्श हैं वो, नहीं नहीं, यही तो sir. जनरेशन है, हम लोग भी। क्योंकि हम लोगों को रोल मॉडलिंग है ये। दे स्ट्रगल अ लॉट बट दे कंट्रीब्यूट मैक्सिमम। ठीक है? Correct, sir. Correct. यस। Okay, thank you so much, Anuj, and a big thank you to everyone for joining us today. The webinar is officially now concluded. Thank you so much. Have a great day ahead. Thank अनुज you. का धन्यवाद, अनुज का धन्यवाद नहीं किया। इनकी भाषा शैली बहुत अच्छी है, आवाज भी बहुत अच्छी है, रेडियो होने की वजह से। थैंक यू सर, Beautiful. थैंक यू सर। So God bless you and stay in touch, right? So Yes, try sir. to retain the change of climate. If we don't retain the change of climate, climate will change us. Okay. Correct. Correct, sir. All right. Thank you. Thank you, Okay. Diksha. Thank you, sir. Namaste. Namaste. Now may we leave? Yes, sir. Thank you so much. Thank you.